ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रियो डी जनेरियो में भव्य स्वागत। भारतवंशियों में जबरदस्त उत्साह। पीएम मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सिरसा में सरसाई कमल, झज्जर में झज्जर कमलम और कुरुक्षेत्र में पार्टी के जिला कार्यालय गीता कमल का किया शुभारंभ। सिरसा के गांव बूढ़ा भाना को बरनाला रोड से जोड़ने के लिए घग्गर नदी पर बनेगा पुल। दशकों पुरानी मांग पूरी होने पर ग्रामीणों व स्कूली बच्चों ने जताया सरकार का आभार। और भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने बेंगलुरु में आयोजित क्लासिक टूर्नामेंट में 86.18 मीटर थ्रो कर जीता गोल्ड मेडल। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जनेरियो पहुंच गए हैं। वे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन, चुनौतियां व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राजील के रियो डी जनेरियो के होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतवंशियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौजूदगी देखी गई। उन्होंने पीएम मोदी की अगवानी में ढोल नगाड़ों के साथ नारोसी की। कई लोगों ने पीएम मोदी के साथ संवाद भी किया और उनकी एक झलक पाकर खुशी व्यक्त की। गौरतलब है कि ब्राजील में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। होटल परिसर में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रवासी भारतीय कलाकारों ने एक मनमोहक प्रस्तुति पेश की, जिसकी पीएम मोदी ने सराहना की। विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत के लिए नियुक्ति पत्र वितरण और पंजीकरण वैन का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि दुनिया के डिक्लाइन से डबल से भी ज्यादा हमारा डिक्लाइन है। ये इस तरीके की स्थिति आकर यहाँ पर खड़ी हुई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस शताब्दी के अंत तक आप दिल्ली में एक ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जानते थे। जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं वे काफी साल पुराने थे और उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों से आज तक देश में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब तक खुल चुके हैं। इस शताब्दी के अंत तक आप एक ही दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जानते थे और आप जो मेडिकल कॉलेजेस खुले थे वो 20-20 साल पुराने खुले थे। एक अंबेडकर कॉलेज को खुलाते खुलाते मेरे दम उखड़ गया। ये यहाँ की स्थिति थी। लेकिन आज आपको जानकर की खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में आज देश में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गए। 20 हमारे यहां आपने लोटा उल्टा रखा हुआ था, लेकिन देश में लोटा सीधा रखा था, इसलिए 387 मेडिकल कॉलेजेस जहां थे वहां आज 780 मेडिकल कॉलेज खुल गए। 700 जहां 51,000 अंडर ग्रेजुएट की सीटें थी आज 1,18,000 सीटें हैं। और फिर मौके का फायदा उठाइए, अगले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार हमें 75,000 सीटें और बढ़ानी है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय से हरियाणा के 3 जिलों सिरसा, झज्जर और कुरुक्षेत्र जिले के कार्यालयों का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 124वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा, राष्ट्र के अमर सपूत
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनके आदर्श और सिद्धांत विकसित और आत्मनिर्भर के निर्माण में बहुमूल्य हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय समेत तमाम संसद सदस्यों ने मां भारती के महान सपूत को श्रद्धांजलि दी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया था। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति और सेवा का प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री सैनी ने इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया और लोगों से पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि यह अभियान मातृभक्ति और हक के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। दक्षिण हरियाणा के मुस्लिम क्षेत्रों में सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने 33 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी बंसीलाल द्वारा 55 वर्ष पहले शुरू की गई लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जीर्णोद्वार कार्य की आधारशिला रखी। इस परियोजना से भिवानी जिले के कैरू ब्लॉक के 22 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। सांसद ने बताया कि पानी को 21 फुट तक ऊंचाई पर उठाकर खेतों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे पहले जहां खेती मुश्किल थी, अब वहां स्ट्रॉबेरी जैसी नकदी फसलें उग रही हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना चौधरी बंसीलाल की दूरदर्शिता का प्रतीक है। 55 साल हो गए। क्या सोच थी चौधरी बंसीलाल जी की कि आज 55 साल बाद भी वो जो लिफ्ट इरिगेशन उन्होंने उस समय बनाया था, जो अपने आप में एक हिस्टोरिक काम था, आज वो काम कर रहा है पूरी तरह से। अब श्रुति चौधरी को जो है, उनकी पोती को ये महकमा मिला और आप जानते हैं कि पूरा जीर्णोद्धार जो है हर तरीके से जो है करा जा रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर करोड़ों रुपए लग के जो है इरिगेशन विभाग जो है वो काम कर रहा है। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सारे लोगों को, क्योंकि पानी तो सबका हक है और पानी सबको मिलना चाहिए। तो ये जिस तरह से ये जो सारा यहाँ पे हो रहा है और इधर पूरा सौंदर्यीकरण भी होगा, उससे जो है लोहानी के लोगों को खास तौर से बहुत फायदा मिलेगा। करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं भैया, और ये सारा केंद्र से पैसा लेकर आ रहे हैं। तो ये जो है 33 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये इसका जीर्णोद्धार करा जा रहा है। लेकिन आप अगर देखेंगे, मैं अभी देख के आई हूँ कि जो है कितना 21 या 22 फुट जो है लिफ्ट करा है, पानी जो लिफ्ट करा जा रहा है, 55 साल से वही मशीनें लगी हुई हैं। तो क्या काम करा था चौधरी बंसीलाल जी ने, उसको तो सराहना चाहिए पूरे अपने इलाके को कि ये इस तरह का सपूत जो है इस धरती पे ये इस हमारे तो शाम के अंदर पैदा हुआ। तब कहा जाता था जब चौधरी बंसीलाल जी ने ये शुरुआत करी थी काम, ये तो होने वाला काम ही नहीं है, असंभव काम है। और आप जानते हो कई राजनीतिकों ने तो बहुत उल्टा पुल्टी बातें भी उस समय करी थी, लेकिन चौधरी बंसीलाल जी एक बहुत ही जबरदस्त विजनरी थे। आगे की सोच थी, 100 साल आगे की सोच जिस आदमी की हो। तो ये तो हमारा सौभाग्य था कि ऐसा व्यक्ति यहाँ आया कि जहाँ पर जो है खेत के अंदर जो है कुछ उगा नहीं करता था, वहां पर आज स्ट्रॉबेरी उग रही है। भिवानी के वैश्य महाविद्यालय की एनएसएस इकाई और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल एवं कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर धीरज त्रिखा के नेतृत्व में लगाए गए इस रक्तदान शिविर में विधायक घनश्याम सर्राफ बतौर मुख्य अतिथि, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। शिविर में 100 से अधिक युवाओं ने रक्तदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया और जरूरत के अनुसार 60 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ, वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता व महासचिव डॉक्टर पवन बुवानीवाला सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि रक्त की एक बूंद असहाय को नया जीवन प्रदान करती है। रक्त की एक यूनिट 3 लोगों को जीवन दान देने का कार्य करती है तथा हर व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारियों से बचाती है। तो ब्लड की आवश्यकता रहती है एक्सीडेंट केस में और ज़्यादा बीमारी वाले केस में। तो आज हमारे बच्चे कॉलेज के विद्यार्थी अपना रक्त दे के कॉलेज को भी धन्य कर रहे हैं और खुद को भी धन्य मान रहे हैं। अनेक बार रक्तदान करना चाहिए आदमी को, जिसका ब्लड सही बनता है
तो उसका रक्तदान हमें हमेशा करते रहना चाहिए। आज रक्त से बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। कारण क्या है, किसी भी व्यक्ति की यदि जान जाती है तो उसमें बहुत से कारण होते हैं, उनमें रक्त का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है जिससे उसके जीवन को बचाया जा सकता है। तो मानव जाति के लिए रक्तदान बहुत बड़ा दान है और जिससे भी बन सके मेरा सभी से अनुरोध है कि वो रक्तदान अवश्य करें। जो भ्रांतियाँ हैं कि रक्तदान से कमजोरी आएगी, हमारा खून कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। युवा वर्ग रक्तदान करके जीवन बचाने की कड़ी में अहम भूमिका निभा सकता है। कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी की कड़ी में हमने आज 5 जुलाई से इस कार्यक्रम का आयोजन आरंभ किया है और लगभग हर हफ्ते हम एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे एनसीसी के थ्रू या और डिपार्टमेंट्स के थ्रू, रेड क्रॉस के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्लड इकट्ठा करके ब्लड बैंक को दे सकें। आज का सारा का जो ये कार्यक्रम का है, ये सिविल हॉस्पिटल के तत्वाधान में किया जाएगा। ब्लड का अगर हम लाइट को देखें तो आज हर आदमी के जीवन में ब्लड का बहुत महत्व है। ब्लड के बगैर कुछ कार्य ये शरीर ही चल रहा है। अगर शरीर का संचालन करना है तो भी ब्लड दिया जाता है। और जब आज हमने ये ब्लड कैंप लगाया है, कारगिल के जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी याद में लगाया है। जो भारतवर्ष के लिए हमारे जवान शहीद होते हैं उनको हमेशा याद रखना चाहिए। हर भारतवर्षी का ये अपना कर्तव्य है कि हम उनको समय समय पर याद करें कि हम देश की आज़ादी के लिए लगाया हो, देश की रक्षा के लिए आया हो, देश की इंटरनल रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। ये जो ब्लड कैंप होगा इसमें जो ब्लड होगा सरकार को दिया जाएगा। सिरसा जिले के 20 से ज्यादा गांवों को अब जान जोखिम में डालकर घग्गर नदी को पार नहीं करना पड़ेगा। इन गांवों के लोगों की 100 वर्ष पुरानी मांग पूरी हो गई है। इस पुल से 30 गांवों को अप्रत्यक्ष रूप से भी लाभ मिलेगा। गांव बूढ़ा भाणा और फरवाई खुर्द में घग्गर नदी पर 8.25 करोड़ की लागत से आधुनिक पुल का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल इन गांवों के लोग नाव से नदी पार करते हैं। जब नदी में करीब 3 से 4 फुट पानी होता है तब एक जुगाड़ नुमा पुल से पैदल एवं 2 पहिया वाहनों के जरिए नदी को पार किया जाता है। पुल के निर्माण से पंजाब से सिरसा की दूरी काफी कम हो जाएगी और कई गांव सीधे जुड़ जाएंगे। गांव बूढ़ा भाणा सहित 1 दर्जन से अधिक गांव वाया खैरेका होकर सिरसा जाते हैं, जिससे इनकी दूरी 22 से 30 किलोमीटर पड़ती है, जबकि नदी के जरिए सिरसा शहर की दूरी 8 से 12 किलोमीटर है। बूढ़ा भाणा निवासी छात्रा ममता, संगीता, नवदीप सेतिया, त्रिलोचन सिंह, नंदलाल हुडा व जगदीप सिंह ने बताया कि घग्गर नदी पर पुल न होने के चलते ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ग्रामीण नाव के जरिए नदी पार करते थे और उसके बाद सिरसा शहर और पंजाब जाते थे। स्कूली बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल व कॉलेज जाने के लिए भी परेशानी होती थी। घग्गर नदी में पानी बढ़ने पर 2-2 दिन छुट्टी करनी पड़ती थी। नदी पर पुल बनाने को लेकर छात्राओं ने खून से तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र भी लिखा था। पानी आ जाता है जिसके कारण हमें स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर ये पुल बन जाएगा तो हमें बहुत राहत होगी, क्योंकि जब नाली में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो हमें स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार तो हमें स्कूल भी छोड़ना पड़ता है, महीना 2-2 महीना में घर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई ख़राब हो जाती है। और ये पुल बन जाएगा तो इससे हमारी पढ़ाई भी बच जाएगी। हमारे गाँव में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। घग्गर नदी जब आती है तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, उसका बहाव बहुत तेज़ होता है, जिसके कारण बीच में से जो किश्ती जाती है वो भी नहीं इधर से जा पाती फरवाई को, तो इसके लिए हमें छुट्टियां भी करनी पड़ जाती है, तो हमारी पढ़ाई भी खराब होती है। पहला पुल नहीं बनया, बहुत दुखी हुए हैं ਹੁਣ तक जी। साडे रस्ता ही नहीं सीगा, उधर दी जाने सानू 13 किलोमीटर पैंदा सी वाया खैरेका हो के, इत्थों सानू सिरसा सिर्फ 12 किलोमीटर पैंदा जी। बहुत नज़दीक आ, सुख बहुत हो जूगा जी, सानू जिन्ना भी कह दे उन्ना सुख हो जूगा। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਪੜਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖਾ बुरा हाल ਸੀਗਾ।
वर्तमान में चांदीराम कंबोज नाव चलाते हैं। इससे हर रोज सैकड़ों लोग नदी पार करते हैं। आजादी के बाद लोहे के बड़े कढ़ा से नदी पार किया जाता था। साल 1962 में गांव के प्यारा सिंह एक नाव लेकर आए। लंबे समय तक मथुरा दास ने भी नाव चलाई। गांव के नौजवानों ने ट्रक की चैसीज को छोड़कर एक जुगाड़ नुमा पुल बनाया है। यह पुल तब काम में आता है जब नदी में करीब 3 से 4 फीट पानी होता है। करीब 2.25 फीट चौड़े और 20 मीटर से अधिक लंबे इस जुगाड़ नुमा पुल से कई बार दोपहिया वाहन सवार नदी में गिर भी चुके हैं। साल 2021 में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य प्रेम कुकरेजा के नेतृत्व में एक प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को दिया गया था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस मांग को स्वीकृत करवाया। गांव के नंदलाल हुड्डा, जगदीप सिंह, जगसीर सिंह ने बताया कि पुल न होने की वजह से गांव की अनेक बच्चियों की 10वीं से आगे की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। तो बरनाला रोड के बीच में ये नदी आ जाती है और इस वजह से जो है लोगों को नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। और ये सन 1962 से नाव चल रही है। लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे कि पुल बन जाए तो लगभग पंजाब जो है का रास्ता जो है यहाँ से बरनाला रोड लगभग 5 मिनट की डिस्टेंस पे आ जाता है। जिन्हें पिंड क्राउडकोट नाको बुढ़ापाना टिक्का या ये पिंड इधरले पासे पिंड बुरवाली तक ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਾ अपने आपसी परिवारों के उन्होंने इन्नी मतलब सहूलियत है उसका कोई बयान ही नहीं किया जा सकता। और बाकी ये बुढ़ा बना पिंड क्राउडकोट बिल्कुल पछड़े हुए थे, हर पक्षों कोई सहूलियत भी नहीं मिल पा रही थी। सरकार ने बड़ा मान लो भी हमारी सुनाई करी और जो महकमा है घग्गर डिवीजन उसने हमारा बहुत हेल्प करी है। और मेरी बात सुनो, बुढ़ा बाना से फरमाई 10 मतलब 7-8 मिनट का रास्ता है और ऊपर से जाते हैं तो हरियाणा रोडवेज बस 35 किलोमीटर गांव में घूम घूम कर जाती है। जो यहाँ से बरनाला रोड है वो 1 किलोमीटर है और जो अंसार बाईपास है वो 7 किलोमीटर है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला से मुलाना तक महिलाओं के लिए अलग से बस चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें बस में सुगम सफर करने में आसानी हो। ये बस सेवा जल्दी शुरू कर दी जाएगी। इस बस सेवा के शुरू होने की घोषणा से महिलाएं ही नहीं बल्कि उनके परिजनों में खुशी की लहर है, खासकर जो लोग पढ़ने या नौकरी करने जाते हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए परिवहन मंत्री विज ने कहा कि अंबाला से बहुत सारे लोग मुलाना यूनिवर्सिटी में या उसके आसपास की इंडस्ट्रीज में जाते हैं। इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए मांग हो रही थी कि महिलाओं के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू की जाए, जिसके चलते परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही महिलाओं को अलग बस की सुविधा मिलेगी। अंबाला से बहुत सारे लोग मुलाना यूनिवर्सिटी में या उसके आसपास की इंडस्ट्रीज में जाते हैं। उनमें महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए महिलाओं के लिए मांग हो रही थी कि एक्सक्लूसिव बस सेवा शुरू की जाए। तो वो मैंने कल उसको आदेश देके शुरू करवा दिया। जैसे इस घोषणा की जानकारी महिलाओं को हुई, उनमें खुशी की लहर है। उनका कहना है कि महिलाओं के लिए अलग बस की ज्यादा जरूरत थी, अब उन्हें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। परिवार वाले भी सुरक्षा इत्यादि को लेकर चिंता से मुक्त रहेंगे। सभी ने परिवहन मंत्री का आभार जताया। महिलाओं के लिए एक स्पेशल बस चलाई गई है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही सफर करेंगी। तो इसमें कहीं ना कहीं ये इतना अच्छा प्रोग्राम है कि हमारी बहन बेटियां या नौकरी करने वाली लेडीज़ जो जाती थी तो उनके बारे में हमें चिंता बनी रहती थी। बस में सीट नहीं मिली, बच्चे छेड़खानी का वो डर बना रहता था। अभी एक बस जाएगी जिसमें महिलाएं और लड़कियां ही सफ़र करेंगी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें बहुत दिल में तसल्ली रहेगी कि भाई हमारी बच्चियाँ सुरक्षित और समय पर पहुँच रही हैं। सभी हर इंसान को ये है कि जो रोजगार जा रही हैं महिलाएं वो तो बड़ी खुश हैं कि हमें कम से कम एक स्पेशल अलग से हमारे लिए कुछ किया गया सरकार ने। तो एक्सक्लूसिव बस स्टार्ट करने का आदेश दिया है या फैसला लिया, जो भी वो बहुत ही सराहनीय है। वो एक तरह से हम महिलाओं के लिए तोहफा है, वो हमारे लिए मतलब बहुत ही सराहनीय बात है। हम फीमेल को जैसे बसों में धक्के खाने पड़ते थे, अब वो धक्के खाने नहीं पड़ेंगे और हमारे परिवार वाले भी टेंशन फ्री होंगे कि उनकी बेटी, बहू या परिवार की कोई भी महिला सेफ है और सेफली घर पहुंच सकती है।
11वें मेगा सब्जी एक्सपो 2025 में दूसरा स्थान पाने वाले फतेहाबाद जिले के गांव भरपूर निवासी प्रगतिशील किसान नरेंद्र बजाज ने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से कृषि क्षेत्र में मिसाल कायम की है। 60 एकड़ कृषि भूमि के मालिक नरेंद्र प्रतिवर्ष 2 से 3 फसलों का उत्पादन करते हैं, जिनमें आलू, प्याज, धान और गेहूं शामिल है। उन्होंने खेतों में 50 से 60 लोगों को स्थायी रोजगार भी दे रखा है, जबकि सैकड़ों मजदूरों को जरूरत के मौके पर काम मिलता है। इस सीजन में उन्होंने 20 से 25 एकड़ भूमि पर धान की रोपाई के लिए पौध तैयार की है। प्रगतिशील किसान नरेंद्र ने बताया कि मैंने आधुनिक मशीनों से काम के बजाय स्थानीय लोगों को काम दिया, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। इस कारण मुझे मानसिक शांति भी मिलती है, क्योंकि वे आलू, प्याज और धान की विभिन्न किस्मों की पौध तैयार करते हैं, जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में बिक्री के लिए जाती है। उनकी मेहनत और नवाचार का नतीजा है कि घरौंडा में आयोजित 11वें मेगा सब्जी एक्सपो में मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। मेरे पास अपनी 50 एकड़ भूमि है, बाकी मैं 20 से लेकर 25 एकड़ तक धान की पौध की सेल करने के लिए पौध की बिजाई करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लेबर आ जाती है, 100, 150, 200, 250 आदमी जो पनीरी उखाड़ने का काम करते हैं। इनको 350 रुपये प्रति मरला के हिसाब से लेबर मिल जाती है। मेरे पास तो सारा साल लेबर के लिए काम चलता रहता है। 52 किले हम आलू लगाते हैं, तो 3 महीने तो आलू उखाड़ने में हमें लगते हैं। 3 महीने ये लेबर आलू उखाड़ती है। सरकार ने मुझे आलू के लिए आलू अधिक उत्पादन करने के लिए इनाम दिया था। हमें करनाल में बुलाया गया था। हम प्याज भी लगाते हैं, प्याज की पौध भी सेल करते हैं। हम 2 एकड़ में प्याज की पौध पिछले साल लगाई थी। नरेंद्र के पास काम कर रहे स्थानीय निवासियों ने बताया कि वे यहां 10 से 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। उनके खेतों में 50 से 60 अन्य लोगों को भी काम मिला है और महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। मेरा काम अंकल जी के पास मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तकरीबन मेरे को हो गए 10 और 15 साल के करीब, और इतना काम दिया अंकल जी ने मेरे को इस बेरोजगार की दुनिया में कि अब मैं संतुष्ट हूँ मेरी ज़िंदगी में कि जिस हिसाब से मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ। यहाँ पे अंकल जी ने कम से कम 50-60 बंदों को रोज़गार दे रखा है। ये इनके पास करीबन 50 से 60 एकड़ भूमि है, जो हम सभी को है कि खेती के माध्यम से रोज़गार देने का काम करते हैं। क्योंकि ये जो है कि अपने एक साल में करीबन 3-4 फसलें लेते हैं। कभी आलूओं की लेते हैं, कभी ये जो है कि प्याज की, कभी पनीरी की, क्योंकि अभी धान का सीजन चल रहा है, तो उसमें हमें रोज़गार मिला हुआ है। मेरे साथ बहुत से लोग हैं, बहुत सी महिलाएं हैं जिनको ये रोज़गार मिला हुआ है। इसके लिए हम अंकल जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें रोज़गार दिया है, क्योंकि आज की दुनिया में रोज़गार पाना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है और घर का जो है कि खर्चा पैसे से चलता है। तो यहाँ पर आते हैं, हमें अच्छा मुनाफा होता है। पलवल की अनाज मंडी में मूंग की खरीद शुरू हो चुकी है। मंडी में अभी तक 22,592 क्विंटल मूंग की खरीद की जा चुकी है। आढ़ती महेंद्र मंगला ने बताया कि मंडी में मूंग की आवक 10 जून से शुरू हो गई थी। मंडी में प्रतिदिन 1,500 कट्टे मूंग आ रही है। अच्छी क्वालिटी का मूंग 6,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मंडी में मूंग को सुखा कर लाएं, ताकि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सके। रेट बढ़िया मूंग का भाव है 6,000 रुपए का, हल्की का भाव है 4,000 भी है, 4,500 भी, 1,500 कट्टे, 1,500, 2,000, कहीं 1,000 रह जाए, कहीं 2,000 हो जाए। वहीं फसल लेकर मंडी पहुंचे किसानों ने बताया कि इस बार मूंग की फसल का अच्छा दाम मिल रहा है। मंडी में बिजली, पानी की उचित व्यवस्था की गई है। किसानों ने बताया कि मूंग की फसल किसानों के लिए लाभदायक है। जहां फसल का अच्छा रेट मिलता है, वहीं खेतों में हरी खाद भी मिल जाती है। राजपुर से मूंग लेकर आया हूँ 8 किलो की। बढ़िया भाव मिल रहे हैं, बढ़िया खाद लग रहा है खेत में, ठीक रेट मिल रहा है फिलहाल। हम मूंग लेकर के बाजार में मंडी में आए थे। हमारी मूंग 5,000 रुपये क्विंटल के भाव से बिके। सुविधा तो देखो सब है ही मंडी में, जैसे गवर्नमेंट दे रही है सुविधा तो वो सब है ही।
अंबाला के बराड़ा से हर साल की तरह इस बार भी कल सुबह अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक जत्था रवाना हुआ। बाबा बर्फानी और पवित्र गुफा के दर्शनों को जाने से पहले श्रद्धालुओं ने सामूहिक हवन करवाया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने भी भाग लिया और मंगलमयी सफर की कामना की। यात्रा पर रवाना होने के दौरान श्रद्धालुओं ने बताया कि नियमों का पालन करते हुए सभी यात्रियों ने मेडिकल जांच और पंजीकरण की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है। सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सभी उपायों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाएं सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ दर्शन करना नहीं, बल्कि देश और क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना भी है। सरकार द्वारा सुरक्षा, चिकित्सा और रहने की सभी जरूरी सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। हल्का बराड़ा से यात्रा जाएगी और एक हफ्ता बालटाल के रास्ते अब वैष्णो माता के दर्शन करते हुए अगले शनिवार शाम तक वापस आने की संभावना है। यात्रियों का बहुत तगड़ा उत्साह है और यात्री बड़े धूमधाम से यात्रा में शामिल होने के इच्छुक हैं। 8 दिन की यात्रा है, यहाँ से अमरनाथ, बालटाल से और आते वैष्णो देवी और फिर बराड़ा। पहले 1 महीना पहले प्रैक्टिस करते हैं चलने की, क्योंकि वहाँ पर चढ़ाई ज्यादा है, इसलिए तो आप जा रहे हैं 9वीं बार। प्रभु की इच्छा है ये। हर साल श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए और वापसी वैष्णो देवी यात्रा करके ठीक ठाक हमारे देश की, विश्व की सुख शांति के लिए यात्रा करते हैं और ठीक ठाक यात्रा करके वापस अपने क्षेत्र में। आज सुबह 7,208 तीर्थ यात्रियों का एक और समूह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर घाटी के लिए 2 सुरक्षा काफिलों में रवाना हुआ। पिछले 3 दिनों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीब 48,000 श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में शामिल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार शनिवार को 21,000 से अधिक यात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर के अंदर दर्शन किए। अधिकारियों ने कहा, पहला काफिला उत्तर कश्मीर के बालटाल बेस कैंप की ओर जा रहा है, जबकि दूसरा दक्षिण कश्मीर के नुनवान बेस कैंप की ओर जा रहा है। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अतिरिक्त 180 कंपनियों को तैनात किया गया है। इस साल की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई और 38 दिनों के बाद 9 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। भारत के गोल्डन बॉय और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने बीते शनिवार को अपने नाम पर आयोजित होने वाले पहले नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट का शानदार आगाज करते हुए खिताब जीत लिया। बेंगलुरु में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में नीरज ने 86.18 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर पहला स्थान हासिल किया है। यह प्रतियोगिता वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा मान्यता प्राप्त गोल्ड लेवल टूर्नामेंट थी, जो भारत में पहली बार ज्वेलिन थ्रो पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन रहा। इसमें कुल 12 एथलीटों ने भाग लिया। केन्या के जूलियस येगो ने 84.51 मीटर की सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि श्रीलंका के रुमेश पथिरगे ने 84.34 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा का पहला प्रयास फाउल रहा, लेकिन उन्होंने तीसरे प्रयास में 86.18 मीटर का थ्रो फेंक के सभी को पीछे छोड़ दिया। खिताब जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा, बेंगलुरु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हवा का रुख हमारे लिए विपरीत था, जिससे थ्रो की दूरी प्रभावित हुई, लेकिन अनुभव बहुत अलग था, क्योंकि इस बार मुझे केवल प्रतिस्पर्धा ही नहीं बल्कि कई अन्य आयोजन व जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ी। हम इस टूर्नामेंट में भविष्य में और स्पर्धाएं जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा परिवार भी आज यहां पर मौजूद था। माइंड चल रहा था और भी बहुत कुछ चल रहा दिमाग में, पर फिर भी जिस तरीके से हेडविंड थी तो मैं काफी खुश हूँ परफॉर्मेंस से। और अच्छी थ्रो आ सकती थी, लेकिन आज हमारे साथ कंडीशन नहीं थी, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि कंपटीशन बहुत अच्छा रहा। टफ था, 284 मीटर, 186 और बाकी भी काफी सारे 80+ के थ्रो थे, तो कंपटीशन बहुत अच्छा था। पिछले बार गोल्ड जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो अपना टाइटल है उसके लिए डिफेंड करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। और बस अभी वही है, उसी के लिए मेहनत करनी है और कोच के साथ जो टेक्निक में जो इम्प्रूवमेंट लानी है उस पर काम करेंगे। और मैं एक्साइटेड हूँ कि भाई हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप बचा हुआ है। अब थोड़ा माइंड शांत हो गया है, यहाँ पे बहुत अच्छा रहा और अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करेंगे। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।